नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं हूं सुनील राठौर। जेएलसीआईएस संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, एक लंबे वक्त के बाद फिर से हम मुख्य परीक्षा के जो विगत वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं मुख्य परीक्षा के संदर्भ में, तो उन प्रश्नों की जो चर्चा हम कर रहे थे, तो एक लंबे अंतराल के बाद आज फिर से हम उसी सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा पहले सेशन के अंतर्गत हमने आज के पूर्व के सेशन के अंतर्गत हमने देखा था पॉलिटी से संबंधित कुछ विषय के प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष चर्चा की थी। आज का जो विषय होगा आपका, आज के विषय में वैसे तो आपका पेपर नंबर 2 ही है, पेपर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ही है जो कि आपका पॉलिटी तथा आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। तो पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित चीज़ों को ही लेकर प्रथम खंड के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे मार्कर प्रश्नों की, तो उसी रूपरेखा पर आज के क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन साथियों, आप लोगों को इस क्लास के दौरान जेएलसीआईएस संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की कई सारी महत्वपूर्ण बातों के बारे में भी बतलाते हुए चलेंगे, ताकि आपको जेएलसीआईएस संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में पता चल जाए। यह हम डेली क्लास के दौरान आपको बतलाते हैं, जिसका प्रमुख कारण यह होता है कि क्योंकि जो भी नए अभ्यर्थी चैनल से जुड़ते हैं उनको भी जेएलसीआईएस संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अंदाज़ा होना चाहिए, उसकी जानकारी होना चाहिए। बस उसी को मद्देनजर रखते हुए हम आपको डेली क्लास में क्वेश्चन आंसर के साथ में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जानकारी मुहैया कराते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको जेएलसीआईएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में अगर जानना है तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, और वह काम होगा आपका जेएलसीआईएस एमपीपीएससी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, जो आपको गूगल प्ले स्टोर से अवेलेबल हो जाएगा। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के पश्चात आप माई स्टोर पेज पर जाइएगा। वहाँ पर आपको जेएलसीआईएस संस्थान के विभिन्न प्रकार के कोर्स आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, जिसकी चर्चा मैं क्लास के दौरान करते हुए चलूंगा। सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले अगर जेएलसीआईएस संस्थान के सबसे बेस्ट कोर्स की अगर बात करें, वैसे सभी बेस्ट कोर्स है, लेकिन बेस्ट से भी बेस्ट कोर्स की अगर बात करें तो वह होता है आपका क्वेश्चन बैंक प्रारूप। क्वेश्चन बैंक का जो आपका कोर्स है, यहाँ पर क्वेश्चन बैंक में आपके विगत वर्षों के प्रश्नों का संकलन आए हुए जो रहते हैं, उसी क्रम में अगर देखें आप तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो भावी परीक्षा के दौरान भी आ सकते हैं, आगामी एग्जाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उन प्रश्नों का संकलन भी आपको इसी क्वेश्चन बैंक के रूप में मिलेगा। इसी साथ अगर इसी के साथ में आप देखें तो आपको यह भी पता होगा कि क्वेश्चन बैंक के साथ में क्या क्या चीज़ें इसमें प्रोवाइड की जाएगी, तो उसको भी ध्यान से सुन लीजिएगा। यहाँ पर आपको 6 पेपर के क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यह आपका इसमें आपको मॉडल आंसर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। 5 सॉल्व पेपर आपको दिए जाएंगे। साथ में आपका सेल्फ टेस्ट करना है, टॉपिक वाइज करना है या फिर यूनिट वाइज करना है, तो वह भी टेस्ट आप इस क्वेश्चन बैंक सीरीज के साथ कर सकते हैं, या क्वेश्चन बैंक इस कोर्स के साथ आप कर सकते हैं। साथियों, इसकी मिनिमम प्राइस रखी गई है 1910 रुपये, 1910 1910। पहले इसकी प्राइस आपको पता होगा 699 रखी गई थी, लेकिन प्राइस इंक्रीज हो गई है। तो ध्यान रखिएगा, यह भी प्राइस कोई अंतिम प्राइस नहीं है, लेकिन अभी यह प्राइस बनी हुई है। तो इस प्राइस पर यदि आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो कीमत के आधार पर इस कोर्स का अगर मूल्यांकन करें तो कीमत काफ़ी कमतर इसमें दिखाई देती है। लेकिन साथियों, इस समय का उपयोग करते हुए आप लोगों को क्वेश्चन बैंक जरूर परचेस करना चाहिए। उसके लिए आपको जेएलसीआईएस एप्लीकेशन पर जाना होगा, वहाँ से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो भी मुख्य परीक्षा से संबंधित आपकी जो भी आवश्यकता होती है, वो आवश्यकता की जो पूर्ति होती है वो होगी आपके क्वेश्चन बैंक के साथ। इसी क्रम में जेएलसीआईएस संस्थान के द्वारा आप लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्लासरूम प्रोग्राम प्रदान किया जा रहा है। रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्राप्त होंगे, जहां पर 6 सब्जेक्ट के जो आपका 6 विषय जो 6 पेपर होते हैं, आपके 6 ही पेपर के आपको यहां पर वीडियो लेक्चर, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर उपलब्ध होंगे। लाइव क्लासेस जैसे कि अपडेट होकर वो आते रहते हैं। तो 6 पेपर के आपके 6 पेपर का जो परीक्षा का प्रारूप होता है, उसी प्रारूप में आपको यहाँ पर मेंस क्लासरूम प्रोग्राम के वीडियो लेक्चर मिलेंगे। यदि आप
साथ में टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं तो उसकी कीमत 11,121 रखी गई है, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मायने पर अगर मैं देखूं तो ये काफ़ी अच्छी एकदम सही कीमत निर्धारित की गई है आपका इस कोर्स के लिए। तो आपको इसकी उपयोगिता सुनिश्चित करना है और कोर्स को जरूर परचेस कीजिएगा। और यहाँ पर टेस्ट सीरीज को अगर आप हटा देते हैं तो इसके प्राइस केवल और केवल वीडियो लेक्चर की अगर बात करें तो वो 7,000 आपकी इसकी प्राइस हो जाती है। तो यहाँ तक हम चर्चा को रोकेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में और हम इंटर करेंगे अब यहाँ पर 3 मार्कर प्रश्नों के बारे में। तो आइए साथियों, अब हम चर्चा करते हैं आपके 3 मार्कर क्वेश्चन का, पेपर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत हम पॉलिटी तथा लोक प्रशासन से संबंधित विषय की चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूंगा। क्वेश्चन का प्रारूप किस प्रकार होगा, जो क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में। तो जहां तक आपको पता होगा, हम लास्ट में किस प्रश्न की चर्चा कर रहे थे, बलवंत राय मेहता समिति की हम चर्चा कर चुके थे। आज का जो क्रम होगा हमारा, उस पर हम बात करेंगे। जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन क्रमांक की बात करें तो क्वेश्चन क्रमांक था आपका कौन सा, वो था आपका 1.8। इस प्रश्न पर हम पहुंच चुके थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आप प्रारूप देखेंगे तो यहां पर देखिएगा, बाल संरक्षण अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है। एकदम सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था। तो यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि बाल अधिकार जो संरक्षण अधिनियम है, या इसी को आप दूसरे नाम से भी जान सकते हैं जिसे कहा जाता है बाल संरक्षण अधिनियम के आधार पर जो एक आयोग की स्थापना की गई है, वह आयोग है आपका बाल अधिकार आयोग। बाल अधिकार आयोग की स्थापना जब एक्ट के माध्यम से की जा रही है तो ये बाल अधिकार आयोग की जो स्थापना होती है वह स्थापना आपकी 2007 में होती है। कब होती है? 2007 में इस आयोग की स्थापना कर दी जाती है। और अगर डेट आपको ध्यान रखना है तो वो होती है आपकी 5 मार्च 2007 को बाल अधिकार आयोग की स्थापना की जाती है, जो कि किसी अधिनियम के तहत स्थापित हुआ है। जब भी कोई संस्था अधिनियम के माध्यम से स्थापित होती है तो उसे कहा जाता है सांविधिक संस्था। क्लियर हुआ? और आपको पता होगा एक संवैधानिक संस्था भी होती है, ऐसी संस्था जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में किसी अनुच्छेद के तौर पर दिया गया हो, और यदि उस आयोग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है तो उसके लिए संविधान संशोधन प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। उस प्रकार की संस्था को संवैधानिक संस्था कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और एक होता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसे कहा जाता है हिंदी में संविधानेतर निकाय या असंवैधानिक निकाय। वैसे संविधानेतर निकाय कहना ज्यादा अच्छा होता है। ये क्या होता है? मंत्रिमंडलीय सलाह के आधार पर या मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के आधार पर यदि किसी संस्था का गठन किया जाता है तो उसे कहा जाता है गैर संवैधानेतर निकाय, जैसे कि नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग, जो कि योजना आयोग के स्थान पर बना है, वो आ जाता है इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर जो हमने बात की अभी, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 5 मार्च 2007 को की जाती है। वो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के आधार पर की जाती है, इसलिए इसे सांविधिक संस्था कहा जाता है, जिसकी स्थापना इस समय हुई है। अब पूछा जो प्रश्न में ये गया था आपसे, ये आप बॉक्स में से न्यूज दे सकते हैं अगर चाहे तो, लेकिन आपसे सिर्फ उद्देश्य अगर पूछा जा रहा है तो साथियों आपको ध्यान रखना है, जब बाल संरक्षण इसमें लिखा हुआ है तो आप लोग मुझे बताइए कि इसका कार्य अगर हम बता देंगे, वो कार्य ही तो इसका उद्देश्य है। जैसे कि अगर बात करें बालकों के साथ क्या व्यवहार किया जाता है, क्या दुर्व्यवहार किया जाता है, तो आप बोलेंगे बंधुआ, आपको पता होगा बलात् श्रम किया जाता है, बलात् श्रम करवाया जाता है। ठीक है। अल्प आयु में बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। ठीक है। कारखानों में इनसे काम करवाया जाता है।
इसका मतलब जो बालकों का अधिकार होता है, बालकों का जो अधिकार होता है, उस अधिकार से छीनने का काम कर रही है सारी गतिविधियां। तो इन गतिविधियों से बच्चों को क्या प्रदान करना है? संरक्षण प्रदान करना है। और संरक्षण प्रदान करने के का ही प्रमुख उद्देश्य इसमें रखा गया है, वह है आपका बाल अधिकार संरक्षण आयोग। और इसके लिए एक देखरेख के लिए काम करने के लिए एक संस्था बना दी गई है, वह है आपका बाल अधिकार आयोग, जो कि 2007 में स्थापित हुआ है। तो यहां पर हम उद्देश्य के तौर पर इनके कार्यों को कोट करते हुए बतला सकते हैं कि बाल अधिकार के संरक्षण के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। कानूनी सुरक्षा प्रदान करना, यह आप बतला सकते हैं। बाल अधिकारों का उल्लंघन के संबंध में जांच और कार्यवाही करना, यह भी इसका प्रमुख उद्देश्य हो सकता है। और अगर बात करें बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में कि आतंकवाद, हिंसा, आपदा, एड्स जैसी बीमारियों के संदर्भ में भी जो प्रभावित बच्चे होते हैं उनके अधिकारों की जांच करना और उन्हें उपचारात्मक उपाय मुहैया करवाना, यह भी इसका प्रमुख उद्देश्य हो सकता है। तो आप कितने उद्देश्य लिखेंगे? तो कुछ उद्देश्य लिखकर आप इसको बतला सकते हैं। अब मैं आपको यहां पर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देना चाहूंगा, जैसे कि बाल अधिकार आयोग की यहां पर बात की जा रही है। तो बाल अधिकार जो आयोग है, यह कितना सदस्यीय निकाय है? सदस्यीय निकाय। तो ध्यान रखिएगा, ये 1+, ठीक है, सदस्य निकाय की अगर बात करें तो यह कितने सदस्य निकाय होता है, इसे कहा जा सकता है कि इसमें कितने सदस्य और कितने, मतलब सदस्य तो कितने होंगे इसमें? एक अध्यक्ष होंगे और मेनली इसमें अधिकतम कितने? अधिकतम 5 सदस्य भी हो सकते हैं, ठीक है, अधिकतम 6 सदस्य। तो ये 7 सदस्य आपके निकाय है। तो 1+6 हम कहेंगे, और 1+6 का मतलब एक होता है इसमें क्या? आपका अध्यक्ष, और 6 होते हैं इसमें क्या? सदस्य। तो दोनों को मिलाकर सदस्य निकाय कहा जाता है। जो 6 सदस्य होते हैं, इन सदस्यों में से कम 2 महिलाएं होना आवश्यक है। क्या कहा इसमें? कि कम से कम 2 महिलाएं होना आवश्यक है। तो ये इसकी संरचना हो जाएंगी। कार्यकाल की अगर बात करें, इन सभी सदस्यों के कार्यकाल की अगर बात करें तो कार्यकाल कितना हो जाता है? कार्यकाल की बात करें तो वो हो जाता है इनका 3 वर्ष, 3 वर्ष कार्यकाल। क्लियर हुआ? तो ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कि आपको याद होना चाहिए, कभी पूछा जा सकता है, तो इन बातों का जरूर आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं आपको कुछ बातों के बारे में बताना चाहूँगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि आपका इस प्रकार होगा। जैसे कि साथियों मैंने कहा था कि आपका वीडियो लेक्चर जो आप लेना चाहते हैं, जो कि ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम आपको प्रदान किया जाता है GLCI संस्थान के द्वारा, तो उसी क्रम में कुछ अभ्यर्थी ये मानकर चलते हैं कि हमारा मुख्य परीक्षा के साथ साथ प्रीलिम्स का एग्जाम का भी तैयारी होता चले। तो उसी सुविधा को या उसी बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए GLCI संस्थान के द्वारा ऐसी सुविधा भी आपको प्रदान की गई है कि जहां पर आपको मुख्य परीक्षा के साथ साथ प्रीलिम्स एग्जाम का भी क्लासरूम प्रोग्राम प्रदान किया जा सके। तो GLCI संस्थान ने यह आप लोगों के लिए एक बेहतर काम किया है कि यह हुई है आपका MPPSC प्रीलिम्स के साथ साथ आप MPPSC मेंस का वीडियो लेक्चर क्लासरूम प्रोग्राम परचेस कर सकते हैं, जिसका कीमत कितना रखा गया? 16,700। और साथ में यहाँ पे क्लासेस के साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर प्रदान की जाएगी, तो वो भी आप इस पर देख सकते हैं। ये प्रारंभिक मुख्य परीक्षा दोनों को आधार बनाकर बनाया गया है। इसकी चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूँ कि मुख्य परीक्षा से संबंधित यदि आप क्लास प्रोग्राम केवल टेस्ट सीरीज को छोड़कर क्लासरूम प्रोग्राम लेना चाहते हैं मुख्य परीक्षा का, तो उसकी कीमत 7,000 रखी गई है। क्लियर है? चलिए साथियों, मैं दूसरे प्रश्न पर बात करूंगा, और दूसरा प्रश्न आपका किस प्रारूप का होगा वो देखिएगा। दूसरा प्रश्न मैं आपके सामने लिख देता हूं। इसमें दूसरा प्रश्न है आपका, लोक प्रशासन के संदर्भ में क्या कहा जा रहा है? लोक प्रशासन, यह आपका यूनिट नंबर 5 से प्रश्न पूछा गया खंड के अंतर्गत। लोक प्रशासन के संदर्भ में क्या लिखा है? लोक प्रशासन के संदर्भ में, ठीक है, लोक प्रशासन के संदर्भ में क्या बतलाना है कि आपका लोकप्रिय संप्रभुता क्या होती है? लोकप्रिय संप्रभुता क्या होती है? यही आपका प्रश्न है, और ये 1.9 में पूछा गया है। लोकप्रिय संप्रभुता क्या होती है?
ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी संप्रभुता किसके बारे में, कि लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब क्या है आपका, सीधा सा यहीं पर यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोकप्रिय संप्रभुता। तो आप लोग ये बताइएगा मुझे कि लोकप्रिय संप्रभुता का तात्पर्य यहाँ पर किससे संदर्भित किया जा रहा है, लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब क्या है। तो यहाँ पर आपको यही बताना है सबसे पहले कि लोकप्रिय संप्रभुता जो कहा जा रहा है यह किसके द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऑस्टिन नामक के एक आपके प्रशासक रहे हैं, क्या, ऑस्टिन। तो ऑस्टिन के द्वारा लोकप्रिय संप्रभुता को परिभाषित किया गया है। ठीक है, किस रूप में परिभाषित किया गया, हमने तो बतला दिया कि कौन से आपके लोक प्रशासक रहे हैं जिन्होंने लोकप्रिय संप्रभुता को परिभाषित किया है। तो वह आपके कौन है, ऑस्टिन ने संप्रभुता को परिभाषित करते हुए कहा कि कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश। क्या कहा गया, कानून उच्चतर द्वारा, क्या कहा उन्होंने, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर, ठीक है, निम्नतर को दिया गया आदेश। एक तो इस रूप में आप कह सकते हैं कि कानून के माध्यम से उच्चतर के द्वारा निम्नतर को दिया गया एक आदेश होता है। जो इसमें ये कहा गया, कानून उच्च या श्रेष्ठ कहलाने वाले व्यक्ति द्वारा उससे निम्न स्तर के लोगों को द्वारा बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लोकप्रिय संप्रभुता में आपका प्रमुख तौर पर इसकी विशेषता की बात करें तो इस लोकप्रिय संप्रभुता में क्या होता है, मानव को श्रेष्ठ माना जाता है, मानव श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ, और यह श्रेष्ठ मानव अपने से निम्न स्तर के निम्नतर को क्या करता है, आदेश देता है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है, ऑस्टिन ने इसी प्रकार से परिभाषित किया है कि राजा की शक्ति पर जोर दिया है ऑस्टिन ने, और राजा में संप्रभुता निहित होती है, ये बात कहते हुए बतलाया। जो श्रेष्ठ मानव है इसी को क्या माना है, यही आपका राजा है, और यही राजा अपने से निम्नतर लोगों को क्या देता है, आदेश देता है, वही आपकी क्या है, लोकप्रिय संप्रभुता। तो आपको यहाँ पर क्या बतलाना है, सिर्फ ऑस्टिन के अनुसार किस प्रकार से लोकप्रिय संप्रभुता को परिभाषित किया गया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात, ये तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर सिर्फ लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब पूछा है, आपको किसी भी व्यक्ति का विशेष का नाम कोट करके आप परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा कि आपका जो संप्रभुता है, ये संप्रभुता क्या होता है, सॉवरेनिटी क्या होती है, ठीक है। पॉलिटी में आपने शब्द सुना होगा, संप्रभुता क्या होती है। जैसे कि आप प्रस्तावना में प्रियम्बल में देखते हैं, संप्रभुत्व संपन्न है, हम प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, वही राष्ट्र प्रभुत्व संपन्न हो सकता है जिसमें ध्यान रखिएगा, ऐसा राष्ट्र या ऐसा राज्य जो अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने में किसी के दबाव में ना आए, ठीक है। अगर राज्य को अपना आंतरिक निर्णय लेना है या बाह्य निर्णय लेना है, ऐसी स्थिति में यदि वो किसी अन्य दूसरे राज्य के दबाव में नहीं आता है तो उस राज्य को क्या कहा जाएगा कि यह प्रभुत्व संपन्न राज्य है। क्लियर है। तो प्रभुत्व संपन्न राज्य का मतलब है कोई राज्य जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। यह भी कह सकते हैं कि आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने के लिए या लेने में जो राज्य स्वतंत्र हैं उसी को आप संप्रभुत्व राज्य कहेंगे। भारत एक सॉवरेनिटी राज्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हैंडल कर सकते हैं। अब आगे देखिएगा, आगे हम चर्चा करते हैं।
देखिएगा, एक चीज़ और मैं आपको बतलाना चाहूँगा जीएलसीआईएस संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि विद्यार्थियों की काफ़ी सारी आवश्यकता अब बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अगर विगत वर्षों के प्रश्नों का आप मूल्यांकन करें तो थर्ड पेपर ने लगभग सभी अभ्यर्थियों को परेशान किया है। जो भी मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे 2020 के, उनको परेशान करने में जो पेपर सामने उभर कर आता है वो है आपका पेपर नंबर थर्ड। तो इसी पेपर नंबर थर्ड की जो चुनौतियां सामने विद्यमान आती हैं, उसी चुनौतियों से निपटने के लिए जीएलसीआईएस संस्थान आपके साथ खड़ा है। और वो जीएलसीआईएस संस्थान आप लोगों के लिए पेपर नंबर थर्ड स्पेशल अलग से आपको ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे। वहां पर आपको पेपर नंबर जो थर्ड होता है उसका वीडियो लेक्चर क्लासरूम प्रोग्राम तो खैर मिलेगा ही सही, साथ में आपको यहां पर जिसमें क्वेश्चन बैंक जो होता है वो क्वेश्चन बैंक भी पेपर थर्ड से संबंधित आपको प्राप्त होगा। साथ में आपको यहां पर 5 सोल्व पेपर भी दिए जाएंगे। तो ये जीएलसीआईएस संस्थान का आपका मेंस पेपर थर्ड के अंतर्गत आप देखेंगे। और यह कोर्स हिंदी मीडियम वाले अभ्यर्थियों के लिए स्टार्ट किया गया है, तो इसे भी आप परचेस कीजिएगा। ये काफी लाभप्रद आपके लिए होगा, ताकि चुनौतियां जो आने वाली रहती हैं आपकी मुख्य परीक्षा में पेपर नंबर थर्ड को लेकर, वो चुनौतियां शायद ना आ पाए। और इसकी कीमत रखी गई है, आप देख सकते हैं स्लाइड पर 1910। तो इसे भी आप जरूर परचेस कीजिएगा। और अंत में हम एक प्रश्न की जरूर चर्चा करेंगे और उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। चलिए अंतिम प्रश्न हम देखेंगे। अंतिम प्रश्न कौन सा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। कौन सा प्रश्न आपका? कौटिल्य के अनुसार राज्य के प्रमुख अंग कौन से हैं? ठीक है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के प्रमुख अंग कौन से हैं? काफी सिंपल प्रश्न पूछा गया था, ये भी 1.10 में आता है आपका, ठीक है। कौटिल्य के अनुसार क्या कहा? कौटिल्य के अनुसार राज्य के प्रमुख अंग कौन से हैं? राज्य के प्रमुख अंग कौन से हैं? सिंपल आपसे यहां पर राज्य के अंग पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको यह बतलाना है कि कौटिल्य के द्वारा, जब इसका आंसर लिखते हैं, कौटिल्य द्वारा राज्य के शासन संदर्भ में सप्तांक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सप्तांक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। इस सप्तांक सिद्धांत में आपके 7 तत्व प्रमुखता मौजूद हैं, ठीक है। 4 यहां पर लिखेंगे, 3 इधर लिख देंगे। तो सप्तांक सिद्धांत में अगर बात करें तो सबसे ऊपर होता है आपका राजा, जिसे स्वामी भी बोलते हैं, ठीक है। अगला ही नाम अगर देखें तो वो होता है आपका अमात्य, ठीक है। अमात्य जिसे आप मंत्री भी कह सकते हैं। चौथे नंबर पर आप देखें तो वो होता है आपका जनपद। जनपद में क्या होती है आपकी? प्रजा और भूमि, ठीक है। और चौथे नंबर पर आप देखें तो वो होता है आपका दुर्ग, जिसे सुरक्षा बनानी है, सुरक्षा प्राचीर। और फिर होता है आपका कोश, ठीक है। कोश होता है जो ये शरीर के मुख्य रूप से आप देखें तो ये शरीर का मुख होता है, इसी को शरीर का मुख्य नाम से भी जाना जाता है, कोश को। और इसके बाद होता है आपका कौन सा? एक दंड के रूप में सेनाएं होती हैं। दंड के रूप में क्या होती है? आपकी सेनाएं होती हैं। और अंतिम जो आपका सप्तांक सिद्धांत का अंतिम अंग होता है उसे कहा जाता है मित्र, ठीक है। और मित्र क्या होते हैं? ये राज्य के कान होते हैं, आपके राज्य के कान होते हैं। कोश होता है कोश होता है आपका मुख, ठीक है। राज्य का प्रमुख क्या होता है? ये मुख होता है। और सेना जो दंड होता है ये मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क, ठीक है। और बात करें आप राजा और स्वामी का, अब आप बताइएगा राजा या स्वामी क्या होता है? राजा स्वामी, ये राजा स्वामी होता है सिर, राज्य का सिर होता है ये। और अमात्य मंत्री की बात करें तो अमात्य मंत्री क्या होता है? अमात्य मंत्री आपका ये होता है नेत्र, राज्य की नेत्र होती हैं, आंख होती है, ठीक है। और जनपद क्या हो जाएगा? ये जनपद आपकी जंगा हो जाएगी, ठीक है। जंगा के बाद दुर्ग की आप बात करें तो दुर्ग क्या हो जाएगी? बाह हो जाएगी।
तो यह प्रमुख ये इस रूप में जाना जाता है कि राज्य का सिर स्वामी और राजा को कहा जाता है, नेत्र अमात्य जनपद को कहा जाता है, अमात्य मंत्री नेत्र कहा जाता है इनको। राज्य की नेत्र होती हैं, आंख होती है, राज्य की जंगा होती है आपकी जनपद, राज्य की बाह होती है दुर्ग, और राज्य का मुख होता है कोश, और राज्य का मस्तिष्क होता है दंड या सेना, और मित्र जो होते हैं वो राज्य का कान होता है। तो ये सप्तांग सिद्धांत में इनका ही नाम आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना चाहिए था। तो ये था आपका अंतिम प्रश्न, और अंतिम प्रश्न के साथ एक प्रमुख सूचना आपको ये देना चाहेंगे, जो भी अभी मेरे द्वारा आप लोगों को यह कोर्स जो बतलाया गया था उस कोर्स के संदर्भ में आपसे कहूंगा कि यदि आप जितने भी कोर्स अभी बताए गए हैं इन कोर्स में भी यदि आप 10% का डिस्काउंट अगर चाहते हैं तो उन 10% डिस्काउंट के लिए आपको एक कूपन कोड दिया गया है। वह कूपन कोड यदि आप यूज करेंगे जो कि आपका SUNIL10, यह कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको प्रत्येक कोर्स में जो भी माई स्टोर में आपको GLCIS संस्थान के एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगा उन सभी कोर्स में आपको 10% का डिस्काउंट वहां पर दिया जाएगा। तो साथियों, जो भी कोर्स के लिए आप इच्छुक हैं तो उसे जरूर परचेज कीजिएगा, और 10% डिस्काउंट के लिए आप SUNIL10 जरूर आप कूपन कोड यूज कीजिएगा, बेहतर से बेहतर सुविधा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो साथियों, आज की क्लास से हम यहीं से आपसे विदा चाहेंगे। कल फिर से मुलाकात करेंगे। लगातार आपकी अब क्लासेस होती रहेगी, अब कोई ब्रेक नहीं होगा। समय का अगर आप ध्यान रखें तो नाइट में यह वीडियो आपको प्राप्त हो रहा होगा। तो आप जो भी आपका डाउट्स होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा, तो हम आपका वहां पर प्रत्युत्तर देंगे। तो मिलते हैं साथियों कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।